नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां गुरुग्राम के जमालपुर गांव में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पिता स्वर्गीय कदम सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम धामी ने शिरकत की। तो वहीं साथ ही सीएम धामी ने परिजनों से मिलकर शोक संवेदना भी व्यक्त की। तो आपको बता दें, भूपेंद्र यादव के पिता कदम सिंह का शनिवार को 90 साल की उम्र में निधन हो गया। वहीं होली के दिन उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिसके बाद सांस लेने में तकलीफ होने पर उन्हें गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल लाया गया, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री के पिता को सीएम धामी ने पुष्पांजलि अर्पित की, श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं परिजनों से मिलकर उन्हें शोक संवेदना भी व्यक्त की। तो बता दें, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां उनके पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की सीएम धामी ने। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां श्री झंडे जी आरोहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहां आस्था का सैलाब उमड़ा है, तो वहीं जयकारों से दरबार साहिब भी गूंज उठा है। बता दें, श्री महंत देवेंद्र दास महाराज की अगुवाई में श्री झंडे जी उतारे गए। तो इसके साथ ही रामनवमी तक चलने वाला मेला भी शुरू हो जाएगा। तो आपको बता दें, परंपरा के अनुसार इस बार श्री झंडे जी के ध्वज दंड को बदला जाएगा। तो वहीं उधर मंगलवार को श्री दरबार साहिब में पूर्वी संगत की विदाई भी हो गई है। तो इससे पहले श्री महंत ने संगत को गुरु मंत्र दिया। तो वहीं आपको बता दें, श्री दरबार साहिब में सुबह 7 बजे से श्री झंडे जी के आरोहण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। तो यहाँ पहले श्री झंडे जी को उतारा गया, तो उसके बाद दोपहर में 2 से 4 बजे तक श्री महंत की अगुवाई में आरोहण हुआ। इसके बाद धुन से संगत भक्ति में डूबी हुई है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के ऐतिहासिक झंडा मेला के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी थी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह मेला हमारी समृद्धि सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक होने के साथ साथ आपसी प्रेम और सौहार्द का प्रतीक भी है। साथ ही उन्होंने कहा कि श्री गुरु राम राय जी महाराज की शिक्षाएं और उनके संदेश आज के समय में और भी अधिक प्रशंसनीय हैं। बताया, देहरादून का ऐतिहासिक झंडा मेले की शुरुआत हो गई, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मेले को लेकर पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां मानसून में डेंगू के प्रकोप का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तो जिसके रोकथाम के लिए देहरादून का जिला स्वास्थ्य महकमा मानसून से पहले ही अपनी तैयारियों में जुट गया है। तो जिसके चलते देहरादून के सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की। तो वही इस बीच डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि डेंगू की रोकथाम के लिए जरूरी उपकरण और दवाइयों की मात्रा की समीक्षा कर लें, ताकि सही समय पर जरूरी सामग्री का प्रबंध किया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हर डेंगू मरीज को मच्छरदानी, मच्छरों से बचने के लिए क्रीम और ऑल आउट दिया जाएगा और मार्च महीने में ही प्लेटलेट्स की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि डेंगू से ग्रसित मरीज को प्लेटलेट्स की कमी ना हो। हमारी मंथली रिव्यू मीटिंग थी, तो कल उसमें डेंगू के बारे में भी चर्चा की गई और मेरे द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं अभी कि हमें जितना भी लॉजिस्टिक है, जो भी हमें आवश्यकता है, उसको देख लें कि आवश्यकता हमारी वो जो चीज़ें हैं वो हमारे पास में है कि नहीं है। जो फॉगिंग मशीन है, जो केमिकल है, मॉस्किटो नेट है, ऑल आउट है, तो ये सब चीज़ें हमारे पास जो होनी चाहिए वो है कि नहीं है। और जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पूरा मार्च में उस चीज़ को देख लें, अपनी लॉजिस्टिक को उसको कंप्लीट कर लें। अप्रैल से मैंने कहा है कि जो हम एक्टिव सर्वेलेंस करते हैं या सोर्स रिडक्शन का काम करते हैं आशाओं के माध्यम से, अप्रैल से उसको हम टाइम से स्टार्ट करवा दें, ताकि हम इस चीज़ का इंतजार ना करें कि मानसून सीजन का इंतजार ना करें। हम पहले से प्री मानसून उससे ही हम ये स्टार्ट करवा दें, ताकि लोगों को जागरूकता भी हो जाए उस संबंध में, और अगर पहले से कोई अगर इस तरह की चीज़ें मिलती हैं तो उनका भी समाधान जो समय से हो जाए। दूसरा, मैंने देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि स्प्रेड जो होता है, जब एक मरीज इन्फेक्टेड होता है तो फिर आप देखते हैं कॉलोनी में दूसरा, तीसरा, चौथे लोग जो है वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो मेन चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो मरीज इसका मिलता है। तो वही खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिले के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष नागेंद्र सिंह चौहान का यमुनोत्री विधानसभा में
विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया। तो वहीं बड़कोट में नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष का स्वागत समारोह भी आयोजित हुआ। तो बता दें, स्वागत समारोह विभिन्न स्थानों पर किया गया, जहां नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष का स्वागत समारोह किया गया। उत्तर काशी से खबर है, जहां स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जहां नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष का स्वागत किया गया। तो वही खबर हल्द्वानी से है, जहां कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई आरटीए की बैठक में हल्द्वानी शहर के 6 नए रोडों पर सिटी बस संचालक को हरी झंडी मिल गई है। आपको बता दें, हल्द्वानी शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए शहर के आंतरिक मार्गों पर सिटी बस चलाने को लेकर अब तय हो गया है कि जून महीने से शहर में सिटी बसें दौड़ेंगी और यात्रियों को अब इधर उधर जाने के लिए 2-4 नहीं होना पड़ेगा। तो वहीं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा है कि बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ ही ट्रांसपोर्टर व अन्य स्टेक होल्डरों को भी बुलाया गया था और सभी से बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया है कि हल्द्वानी के मुखानी, लामाचौड़, तो वहीं 3 पानी, रामपुर रोड, गौला पार, काठ गोदाम सहित पूरे शहर के 6 रोडों पर सिटी बस चलाई जाएगी। आरटीए की बैठक आज हुई है। इसमें ट्रांसपोर्ट के ऑफिसर्स, बाकी स्टेक होल्डर्स, अन्य ट्रांसपोर्टर्स वो सब भी मौजूद थे। तो पहला निर्णय तो ये हुआ है कि हल्द्वानी में 6 अलग अलग रूट्स पे, जिनका नोटिफिकेशन हो चुका है, सिटी बस चलाई जाए, जिसके लिए आवेदन मांगे गए थे। बहुत अधिक संख्या में आए, तो जो रूट्स हैं उस पर 20% के हिसाब से हमने इनिशियली अलाउ किया है। और 21 जून तक इसकी जो हम चाहेंगे कि 21 जून तक ये यहाँ पे सिटी बस सेवा चल जाए 21 तारीख को। और इसमें जो कंडीशंस रखी गई हैं, जो यूरो 6 की कंडीशंस हैं, लेटेस्ट या सीएनजी, वो उसको फॉलो करेंगे। 3 महीने के अंदर अपनी बस खरीदेंगे और इसको चलाएंगे। मैं समझता हूं कि इससे पब्लिक को बहुत राहत मिलेगी, नई बसेस होंगी। और हल्द्वानी में बहुत से कामगार लोग हैं, वर्किंग विमेन हैं, वर्किंग मेन हैं, उनके लिए सेवा नियमित रूप से चलेगी, तो शहर को इसका लाभ मिलेगा। सिमिलरली नैनीताल में भी, क्योंकि वहां पे पूर्व में एक ऑनरेबल हाई कोर्ट की ओर से एक स्टे है फ्रेश परमिट्स पे, लेकिन ये आरटीए को लगा कि इसमें अगर हम छोटी बसेस चलाते हैं 12-15 सीटर्स की, तो इससे जो व्हीकलर लोड है नैनीताल का वो घटेगा। तो उसमें अभी ये तय हुआ है कि एक हम एप्लीकेशन मूव कर लेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट पे और रिप्रेजेंट करेंगे कि इसकी परमिशन हमें मिल जाए, और तदुपरांत इसको किया जाएगा। 35 नए रूट्स भी ऐसे हैं जो कि अभी फिट पाए गए ट्रैवलिंग के लिए, और कमेटी ने उसकी संस्तुति की है, तो उसको भी हमने यहाँ पे सैंक्शन दे दिया है। एक निर्णय ये लिया गया कि जो भी हमारे परमिट होल्डर्स हैं, उनको, ड्राइवर्स हैं, उनको बैजेस हम इश्यू करेंगे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जो कि पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ऑथेंटिकेट होके दिए जाएंगे। कुछ ऐसे जो हमारे लाइसेंस होते थे, जो कि माल ढोने के लिए होते थे, कॉमर्शियल, उसमें ये पाया गया कि कई बार इनका संचालन मोहल्ले से अधिक आबादी वाले क्षेत्र से हो रहा था। तो वही खबर काशीपुर से है, जहां तराई के जंगलों में इस वक्त खौफ की परछाई मंडरा रही है। आपको बता दें, क्योंकि जंगल के राजा ने अपना खूंखार रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बता दें, नेफा के जंगल में लकड़ी लेने गए कुछ युवक शायद ये सोच भी नहीं सकते थे कि अगले ही पल उन पर मौत का साया मंडराने वाला है। तो आपको बता दें, घात लगाकर बैठे बाघ ने उन पर हमला बोल दिया, तो वहीं 2 युवक बुरी तरह से घायल हो गए और अब अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर बाघ अचानक इंसानों पर क्यों बरस पड़ा है, और इसका जवाब सुनकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। जानकारी के मुताबिक नेपा के इन जंगलों में एक बाघिन ने हाल ही में बच्चों को जन्म दिया है और अब उस बाघिन माँ के लिए हर इंसान उसके बच्चों पर खतरा नजर आ रहा है। कल यहाँ पे लगभग 12-1 बजे करीब कोई जंगल में समझने में आ रहा है कि लकड़ियां बीनने के लिए आए थे, तो दो बच्चों पर, 2 युवकों पर टाइगर द्वारा अटैक किया गया है, जिससे आज हमें उसके ट्रेसिंग के लिए कैमरा ट्रैप लगाने आए हैं। हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई है, उच्च अधिकारियों ने हमें निर्देश दिए हैं, उसके अनुसार हमने कैमरा ट्रैप इंस्टॉल कर दिए हैं। अभी हमने 2 कैमरा लगाए हैं
उसमें हम देखेंगे कितने टाइगर की मूवमेंट है, क्या है, तब उसके बाद ही पता लग पाएगा किस प्रकार से वो कौन सी कोई टाइगर है, टाइग्रेस है। अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं है। तो ही खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रुड़की से है, जहां सुनहरा में स्थित बंद पड़ी फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। तो वहीं आग की लपटें देख मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। तो वहीं सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तो आपको बता दें, घटना गंग नहर कोतवाली क्षेत्र की है, जहां अचानक बंद पड़ी फैक्ट्री में भीषण आग लगी। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सूचना पर पहुंची दमकल कर्मियों की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। तो वही खबर रामनगर से है, जहां चांदनी पर्यटन जोन जल्द खोलने को लेकर ग्रामीणों ने प्रभागीय वन अधिकारी तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर की अध्यक्षता में दर्जनों गांव के जनप्रतिनिधियों तथा ग्रामीणों के साथ प्रस्तावित चांदनी इको टूरिज्म जोन के संबंध में बैठक की गई। तो वही बैठक में प्रस्तावित जोन के संबंध में ग्रामीणों की विभिन्न जिज्ञासाओं तथा संशयों को समाधान करने का प्रयास भी किया गया। तो आपको बता दें, चांदनी इको टूरिज्म जोन के संबंध में विस्तार से जनप्रतिनिधियों तथा ग्रामीणों को जानकारी प्रदान की गई तथा इन जोन के खुलने से क्षेत्र को होने वाले विभिन्न लाभ और रोजगार सृजन, राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र को मिलने वाली पहचान, तो वही महिला सशक्तिकरण तथा ग्रामीणों की वन पर निर्भरता में कमी आदि पर विस्तार से चर्चा की गई। तो वही चर्चा के उपरांत समस्त ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों द्वारा उपरोक्त इको टूरिज्म जोन को समर्थन किया गया। आज हम लोग ये चांदनी इको टूरिज्म जोन के संबंध में ग्रामवासियों की कुछ शंकाएं थी, उनका समाधान करने के लिए आज यहाँ पे एकत्रित हुए थे और काफ़ी पॉजिटिव वातावरण में बात हुई। तो आप लोगों ने अपनी जो शंकाएं रखी उसका हमको लगता है कि हम उनका समाधान कर पाए और अभी एक बैठक और अगर आवश्यकता होगी तो करेंगे, लेकिन लगभग हमको लगता है कि सभी लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये क्षेत्र के लिए ये आवश्यक है, इसको किया जाना चाहिए। जो भी उनकी जेन्युइन मांगे हैं उस पर पॉजिटिव विचार हुआ और अच्छी तरह से लोगों को उनको समझाया गया कि जो जो चीज़ें हो सकती हैं उसके लिए तो हमारी तरफ से हमेशा पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां ऋषिकेश से भानीवाला के बीच सड़क का 4 लेन किया जा रहा है। तो वही करीब 21 किलोमीटर के दायरे में 600 करोड़ रुपए की लागत से चौड़ीकरण कार्य किया जाना है। तो वही चौड़ीकरण के दौरान करीब 3300 पेड़ भी कटान की जद में हैं, जिनकी इन दिनों छटाई कार्य भी चल रहा है। आपको बता दें, इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों के कटान की जद में आने पर पर्यावरणविदों और लोगों ने कड़ा आक्रोश भी जताया है। तो वही प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल से जब इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि यह पेड़ काटे जा रहे हैं, उसके बदले में अन्य क्षेत्रों में पेड़ लगाए जाएंगे। देखिए, भारत सरकार की एक बहुत स्पष्ट नीति है जमीन को ट्रांसफर करने की। लैंड ट्रांसफर होने पे जितने जमीन ट्रांसफर की जाती है उसके 2 क्राइटेरिया। भारत सरकार का प्रोजेक्ट अगर है तो भारत सरकार के प्रोजेक्ट में जितनी जमीन ट्रांसफर की गई उतनी ही डिग्रेडेड लैंड पर प्लांटेशन करने का प्राविधान है, और अगर राज्य सरकार को जमीन यही है तो उतनी ही जमीन भारत सरकार को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर की जाती है। दोनों के अलग अलग मुंह है, लेकिन दोनों में ही जितने पेड़ क्षतिग्रस्त होते हैं उतने प्लांट्स को लगाने का प्राविधान है। तो लिहाजा एक बैलेंस बना रहता है, केवल क्योंकि देखिए विकास और इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस बना करके आगे बढ़ना है। विकास क्योंकि हमारे विकासशील राज्य है, अभी नया राज्य है, इसको विकसित राज्यों की श्रेणी में जाने के लिए निश्चित रूप से अवस्थापना सुविधाएं भी देनी है। तो अवस्थापना सुविधाओं देने के लिए कहीं कहीं पर पेड़ काटने की नौबत भी आती है। आप देखिए, सड़कें जो बनती है सैकड़ों पेड़ करते हैं, लेकिन सड़कों को आम आदमी को सुविधा देना, किसी बेचारे आज 70-75 साल आजादी के बाद भी लोग गाँव की सड़क से नहीं जुड़े हैं, उनको भी सड़क आए। तो एक खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया है कि वक्फ बोर्ड 2022 विनियम नोटिफिकेशन पर संस्तुति हो गई है और जल्द ही इस महीने की आखिर तक
ट्रिब्यूनल का गठन भी हो जाएगा। तो वही इसके बाद उत्तराखंड में मौजूद उत्तराखंड बोर्ड की संपत्तियों के कब्जे पर सख्त कार्रवाई भी शुरू कर दी जाएगी। बता दें, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया है कि उत्तराखंड के बोर्ड ने तय किया है कि वक्फ संपत्तियों का किराया बढ़ाया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की आय बहुत कम है और आज भी कई बड़ी बड़ी संपत्तियां का किराया 20 और 25 रुपए महीने के रूप में आ रहा है, जो कि किसी भी तरह से व्यवहारिक नहीं है और यह चिंता का विषय। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर किराया बढ़ाने का फैसला लिया गया है और इसे बाजारी मूल्य के आसपास लाया जाएगा ताकि इस पैसे से उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की इनकम बढ़े और इस पैसे से गरीबों की मदद की जा सके। सारे अवैध कब्जे हैं औकाफ में। मैं संख्या तो अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक बड़ी संख्या है। हमारा ट्रिब्यूनल बहुत जल्द बनने जा रहा है और वक्फ ट्रिब्यूनल बन जाएगा तो उसके ऊपर, क्योंकि 1.5 साल से वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं है तो इसलिए मजबूत निर्णय नहीं हो पा रहे। जो कब्जेदार बैठे हैं उन कब्जेदारों के ऊपर अभी एक्शन नहीं हो पा रहा है। हमें उम्मीद है कि विद इन दिस मंथ हमारा वक्फ ट्रिब्यूनल बन जाएगा और वक्फ ट्रिब्यूनल बनने के बाद मुझे लगता है कि जो कब्जेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकेगी। तो वही खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि करण माहरा को सरकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री और बीजेपी सरकार इस बात पर निर्णय लेगी और जिस जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है सरकार उस पर खरी उतर रही है। साथ ही कहा प्रदेश विकास की ओर जा रहा है और करण माहरा कांग्रेस की चिंता करे, अपनी पार्टी को संभाले। ऐसा देखिए, ये करण मेहरा जी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा हाईकमान इसकी चिंता कर रहा है, बस हमको शीघ्र इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। तो वही खबर हल्द्वानी से है, जहां पिछले साल पहाड़ से लेकर मैदान तक हुई भीषण गर्मी में बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर हाफ गए थे। तो वहीं 45 डिग्री टेम्परेचर तक गर्मी में लो वोल्टेज की समस्या ने एक को 20 तो 20 बना दिया था। तो वही बता दें कि इस बार भी गर्मी के लक्षण मार्च से ही दिखने लगे हैं, जहां लिहाजा गर्मी के सीजन में लो वोल्टेज की समस्या से लोगों को दो चार ना होना पड़े, जिससे बिजली विभाग के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है। तो वही हालांकि बिजली विभाग के आला अधिकारी का कहना है कि पिछली गर्मी में लो वोल्टेज से सबक लेते हुए इस बार अपेक्षित सुधार किए जाएंगे। तो वहीं बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा का कहना है कि टीपी नगर, गौला पार्क, काठ गोदाम सहित अन्य सब स्टेशन पिछले बार की अपेक्षा इस बार उन्हें क्षमतावान बनाने की कोशिश की गई है। साथ ही इसके अलावा जो अन्य सुधार हैं वह भी इस महीने के आखिर तक पूरे कर लिए जाएंगे और गर्मी के मौसम में लोगों को बिजली की दिक्कत ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। सीजन था, उसमें जिन जिन एरिया में हमारे फीडर वगैरह ओवरलोड हुए थे उनका पिछले साल से सबक लेते हुए हम लोगों ने अभी वर्तमान तक काफ़ी अधिक फीडरों के कंडक्टर वगैरह बदल दिए हैं और जहाँ जहाँ हमारे ट्रांसफार्मर अतिभारित हुए थे पिछले सीजन में उनकी हमने क्षमता वृद्धि भी कर दी है। टीपी नगर का हमारा बिजली घर हो, चाहे गोला पार का हमारा बिजली घर हो, चाहे रानी बाग का बिजली घर हो, चाहे काठ गोदाम का बिजली घर हो, वहाँ पे जो भी अपेक्षित सुधार कार्य हमारे थे वो हमने एग्जीक्यूट कर लिए हैं। कुछ बचे हुए कार्य हमारे इस माह में कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा शहर के विस्तार को देखते हुए हमने 3 जगहों पर नए बिजली घर का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया था, जिसमें ITI कैंपस हल्द्वानी में एक बिजली घर का निर्माण कार्य चल रहा है, एक जयपुर पाडली गांव में हमारे एक बिजली घर के निर्माण कार्य प्रगति पे है। इसके अलावा हाइडल गेट काठ गोदाम पे हमारा एक बिजली घर का निर्माण कार्य प्रगति पे है। इन तीनों बिजली घरों की निविदाएं आमंत्रित हो गई हैं, टेंडर फाइनल होने वाला है। लगभग अगले 1 वर्ष में इन बिजली घरों का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, जिससे हल्द्वानी शहर की जो अगले आने वाले 4-5 साल की बढ़ने वाली डिमांड है उसको हम लोग मीट आउट करने में सक्षम होंगे। तो वही विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित क्लस्टर विद्यालय योजना के तहत प्रथम चरण में प्रत्येक विकास खंड में एक क्लस्टर विद्यालय बनाने की तैयारी कर रहा है। तो वही इन विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के दृष्टिगत स्थलीय निरीक्षण को विकास खंडवार नोडल अधिकारी नामित कर दिए गए हैं। तो सबको बता दें, सभी नोडल अधिकारी शीघ्र ही आवंटित विद्यालयों का निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट महानिदेशालय के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराएंगे, ताकि प्रथम चरण के क्लस्टर विद्यालयों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जा सके। आज आपने उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में 15 बच्चों को रवाना किया,
क्या कहते हैं पूरा मामला? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार शिक्षा में काफी नवाचार कर रही है और आप देख रहे होंगे कि टीचर्स की नियुक्तियां भी बहुत हमने कर दी है। स्कूलों में फर्नीचर से लेके, बिजली की व्यवस्था से लेके, पानी की व्यवस्था से लेके, शौचालय से लेके और निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी हम दे रहे हैं। अभी हम पूरे प्रदेश में हर ब्लॉक में क्लस्टर स्कूल बना रहे हैं और हर ब्लॉक में पीएम श्री स्कूल बना रहे हैं। पीएम श्री स्कूलों के लिए भी भारत सरकार ने लगभग 150 करोड़ रुपए से ज्यादा हमारे राज्य को दे चुके हैं। क्लस्टर स्कूल में हम ये कर रहे हैं कि जो भी बच्चे क्लस्टर स्कूल में आना चाहेंगे वहाँ पे उनको गाड़ी की सुविधा दी जाएगी। अगर गाड़ी की सुविधा नहीं है तो आने जाने का किराया दिया जाएगा और हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसका चेयरमैन है और काफी स्कूल है, हमने उसको जो है चिन्हित भी कर लिए हैं। आज उत्तरकाशी जिले के लिए 15 बसों को रवाना यहाँ से मुख्यमंत्री जी और हम लोगों ने किया है और उसमें यह है कि जो भी गरीब बच्चा उस स्कूल में पढ़ेगा उसको निःशुल्क सरकार की तरफ से जो है आने जाने की व्यवस्था रहेगी और मुझे लगता है कि अब स्कूलों में जो दिक्कत थी वो अब दूर हो जाएगी। तो वही खबर हरिद्वार से है, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब एक मगरमच्छ अचानक एक घर में घुस गया। तो वहीं घर के अंदर मगरमच्छ देखकर ग्रामीण घबरा गए और तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को दी। कितने महीने का होगा? तो बता दें, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला और पुलिस ने वन विभाग की टीम को मौके पर बुलाया। चलो जगह कर दो लो। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर कड़ी मशक्कत के बाद कितने महीने का होगा? पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। चलो जगह कर दो लो। तो वही खबर मसूरी से, जहां आगामी पर्यटन सीजन के लिए व्यवस्थित किया जाने को लेकर एसडीएम मसूरी अनामिका सिंह ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मसूरी एसडीएम कार्यालय में और सभी अधिकारियों को पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं एसडीएम मसूरी ने कहा है कि मसूरी को व्यवस्थित किया जाने को लेकर कार्य शुरू कर दिए गए हैं। हम लोगों ने एक बैठक की थी, विभिन्न विभागों को बुलाया था। यहाँ पे हमारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, होटल, टैक्सी, व्यापार, हमने सभी को बुलाया था यहाँ पे और हम लोगों ने सभी की जो भी पॉइंट्स थे उनको नोट किया। जैसे पीडब्ल्यूडी की हमारी जो रोड बन रही है, मोतीलाल नेहरू रोड, जिसमें काफ़ी पैच वर्क पहले हुआ है, लेकिन अभी रोड क्योंकि सैंक्शन हो गई तो वो रोड तैयार हो जाएगी। इसमें जो हमारा जहाँ जहाँ पे पानी की समस्याएं हैं, जो जल निगम की रोड कटिंग कहीं पे हो रही है तो वहाँ पे भी वो ठीक किया जाएगा। यूपीसीएल को भी डायरेक्शंस दिए गए हैं कि जो भी पोल्स हैं हमारे, जो भी लाइन्स हैं जिनको अंडरग्राउंड करना है, वो भी स्टेटस हमसे एक बार अपडेट दें हमको कि उसमें क्या प्रोग्रेस रहेगा। तो इसी प्रकार से हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को प्रॉपर निर्देश दिए हैं हमारे। तो इसमें जो भी कहीं कहीं पे कटिंग हुई है तो उसमें डायरेक्शन दिए हैं कि पीडब्ल्यूडी उसको ठीक करेगा और कोई भी कहीं पे भी अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो उसकी परमिशन लेने के बाद ही करेंगे। और वीकेंड्स पे हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे क्योंकि भीड़ ज़्यादा रहती है तो उस टाइम पे हम लोग भीड़ को देखते हुए कम काम करेंगे। एनएच वाली जो रोड है हमारी, वो जो लवासा कनेक्ट करती है, तो इसमें कुछ जगह पे धसाव हुआ है और जो हमारे कुछ बैरियर्स लगे हुए हैं वो एस्थेटिकली। तो वही देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।